नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज 2021 वाला पेपर देखते हैं अपन, सी सेट का ये पेपर। तो आ जाओ फिर सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों यानी पी एफिड और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तृण भूखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलेखित किया। इन्हें दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश में रखा गया, नवीनतर वाणिज्यिक एलईडी लैंप के सदृश श्वेत वर्ण और सोडियम स्ट्रेंट लैंपों के सदृश एम्बर प्रकाश। मटर कुल के जंगली पौधों जो कि तृणभूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद्य के स्रोत है, इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश डालने पर यह देखा गया है कि इससे पुष्पण प्रेरित होने की बजाय बाधित होता है। ठीक है, तो पुष्पण इससे क्या होता है कि बाधित होता है, और प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में उपलब्ध खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों जो एफिड है उनकी संख्या में उल्लेखनीय कमी भी आई है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ये पूछ ये रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष कौन सा है यहाँ पे। तो उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा तो कुछ लिखा भी नहीं है। दूसरी बात, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ये सब वो सब है ना। तो इस तरीके से पहला तो आपका एलिमिनेट हो गया, गलत है। फिर कह रहा है कि प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे कि पुष्पण जो वो सिर्फ प्रेरित होने की बजाय बाधित होता है, यानी कि वो रुक जाता है। तो एज इट इज आपको ये यहाँ पे लाइन देखी गई, देखिए देखो इस वाली लाइन को इसके साथ आप इंटरलिंक करो। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है ना कि हाँ डायरेक्टली यहाँ पे ये बात कर रहा है इस चीज की। ठीक है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पौधों के पुष्पण के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का जो प्रकाश है वो बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं की गई, नोट मेंशन है। और पारिस्थितिकी तंत्र में किसी उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधे के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण हो सकता है, बट ये पूछ रहा है कि निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से कौन सा यहाँ पे दर्शा रहा है। तो ये जो यहाँ की जो तीन चार लाइन है लास्ट की, वो ये इस बात की व्याख्या कर रही है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको ही आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे। सभी सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में से परागण जो प्राणियों के द्वारा होता है, जिसमें पक्षी और स्तनधारी है, वो प्राणी शामिल है, किंतु कीट मुख्य परागणकारी है। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व की कम से कम एक तिहाई कृषि फसलें परागण पर निर्भर है। परागण के लिए मक्षी का सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है, और ये 400 से भी अधिक फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो कि पौधे और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है। इनमें से किसी की भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वाधारणाएं पूछी है, तो कौन कौन सी मान्य है इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खदान का संधारणीय उत्पादन संभव नहीं है। देखो पूरे पैसेज में कहीं भारत की बात लिखी गई है क्या? जितना मैंने पढ़ा, मैंने तो देख रहा हूँ कि नहीं लिखी गई। तो नंबर एक को काटो यहाँ पे, सबसे पहले जैसे आप नंबर एक को काटोगे तीन और चार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो पढ़ना ही है आपको। अब ये कह रहा है कि उद्यान फसलों की एक दाने कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। ठीक है, एक धान्य कृषि वो कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है, ऐसा तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन ही नहीं है इस पूरे पूरे पैसेज में। जब एज इट इज ऐसा नहीं लिखा गया है, जब कहीं भी कोई मेंशन नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस स्टेटमेंट को गलत करो। आप जैसे इस स्टेटमेंट को गलत करोगे, आपके पास डी जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। देन आइए आगे। तमिलनाडु की कावेरी नदी तट पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षा के दिनों में की संख्या में कमी देखी गई। इन जलवायु परिवर्तनों का इस क्षेत्र के जलीय चक्र पर प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा, जल के रिचार्ज में कमी आएगी तथा भूमजल स्तर प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि हुई है, और इसके कारण फसलें बचाने के लिए भूमजल संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। ठीक है, तो भूजल पे निर्भरता बढ़ी ऐसी यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का विकास जो है क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों का चयन करने में सहायक है। कहीं भी स्मार्टनेस की बात यहाँ पे की नहीं गई है, तो इसका मतलब नॉट मेंशन है, इसको काटो। फिर मूल भाव पूछ रहा है, इसका सर्वोत्तम मूल भाव क्या है, इस पूरे दिए गए पैसेज का मूल भाव क्या है ये पूछ रहा है। शुष्क भूमि कृषि पद्धतियां अपनाकर भूमजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही इन पर संकट भी बढ़ा है। ये देखो सबसे लास्ट की लाइन देखो, क्या कह रहा है कि भूमजल पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। किसानों की निर्भरता भूमजल पर बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि साथ साथ अगर इन पर इनकी निर्भरता बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ज्यादा यूज होगा, इन पर संकट आएगा।
तो मूल भाव, मर्म, ये इस तरह के जो वर्ड होंगे जब भी आपको देखेंगे बहुत डाइवर्सिफाई होगा, बहुत वाइड आंसर आपको यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सी जो आपको आंसर यहाँ पे सही होगा आपका। और सबसे लास्ट वाला क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किसानों को अधारणीय आजीविका, अधारणीय वर्ड तो वैसे ही नेगेटिव अपने आप में, और जोखिमपूर्ण साधक रणनीति अपनानी पड़ती है। तो ठीक है, इस तरह की बात कहीं भी पूरे पैसेज में नहीं नोट मेंशन है, जोखिमपूर्ण साधन। ठीक है, अगर ये लिखा भी है अधारणीय आजीविका बट जोखिमपूर्ण साधक रणनीतियां, तो कौन सी रणनीतियां, यहाँ पे तो ऐसे किसी भी रणनीति की बात ही नहीं की गई है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो सी जो स्टेटमेंट है वो सी हो जाएगा। और भूमजल के संसाधनों पर अत्यधिक अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है, नहीं निर्भरता तो बड़ी है। और ऐसी यहाँ पे ऐसी कोई शुष्क पद्धति बताई नहीं गई है इनके द्वारा, शुष्क भूमि कृषि पद्धति, जिसके द्वारा कि आप जो निर्भरता को कम कर दोगे ना, तो नोट मेंशन, इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे। ये कह रहा है कि शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फीनोल के न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम सेल का उपयोग करने में सफल रहे। अ, उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्धन अपसामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक बीपीए के अनुप्रयोग के द्वारा ही मूसक की चूहे की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं में विभेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और कोशिका आधारित मापन के संयोजन का उपयोग किया। ठीक है, वे अंत त्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जनन स्तर जर्म लेयर के सही वृद्धि निर्देशन के लिए बीपीए यानी कि टॉक्सिसिटी का पता लगाने और मापन करने तथा तंत्रिका यानी न्यूरॉन से रिलेटेड प्रजनक कोशिका साधित करने में सफल रहे। इनमें से कौन सा इसमें से सही है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो बीपीए जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है, कैन की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्हीं सब की तो बात हो रही है, स्टेम सेल है, ऑब्वियसली बात हो, भ्रूण में वो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रदूषण में होने वाले इन रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित मापन उपयोगी है। ठीक है, उपचारों की खोज में कहीं भी बात नहीं की गई है, ये बात कर रहा है टॉक्सिसिटी और अमापन। ठीक है, उपचारों की खोज की इन्होंने बात नहीं की। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका आधारित मापन के संयोजन का उपयोग किया, ऐसी यहाँ पे बात हो रही है, बट कहीं भी उपचारों की खोज की बात नहीं हो रही। इसका मतलब 2 नंबर आपका गलत है। जैसे आप 2 नंबर गलत करोगे, आपका यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, केवल 1 और 3। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, गो थ्रू विद इट वाला मामला है। आगे आ जाओ फिर। यहाँ पर फिर आपका ढेर सारा, और फिर वही 2021 की बात आती है, तो 2021 में फिर से टफ हो गया था 20 की तुलना में, 20 में टफ हो गया था 19 की तुलना में, फिर 22 में टफ हुआ था 21 की तुलना में, 23 में और टफ हो गया था। अब तक क्या है, सभी क्वेश्चन पेपर की तुलना में। ठीक है, हाँ जी। अंजीर यानी कि जीनस फाइकस के वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है। ठीक है, और ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं उगते वहां भी मिलते हैं, ऐसी ये बात कर रहा है। प्राकृतिक वनों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं और विविध प्रकार के फल पक्षियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। यदि फल पक्षी पक्षी चमगादड़ अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहे, तो पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल पक्षियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातियों के वृक्षों के असंख्य पौधे उग सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी पूर्व धारणा इसमें मान्य है। प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्राय आधारिक जाति यानी कीस्टोन स्पीशीज हो सकती है। देखो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, ये वाले लाइन देखो, ये कह रहा है कि अंजीर के वृक्ष अन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं और विविध प्रकार के फल भक्षियों यानी फल खाने वाले प्राणियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस है, इस अंजीर के वृक्ष के आसपास सारी चीजें घूम रही है, और कीस्टोन स्पीशीज वही होती है जो सबसे मेन प्रमुख होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ से इंटरलिंक हो रही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो जिसमें एक नहीं है उसको काटो सबसे पहले। देन कह रहा है कि अंजीर के वृक्ष वहां भी उग सकते हैं जहाँ अन्य बड़े बड़े जो वृक्ष है वो नहीं उग सकती है, नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में ये तो लिखा है कि वृक्ष की असंख्य पौधे इसके आसपास उग सकते हैं। और ठीक है, अब ये कह रहा है कि वहां भी उग सकते हैं, ये एक अलग चीज है। जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ बड़े वृक्ष नहीं होते, वहां भी नॉर्मली मिलते हैं।
ठीक है। उग सकने की बात और मिल सकने की बात दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुड स्पीसीज कैन नॉट ग्रो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, जबकि ऊपर वाली जो लाइन थी वो ये थी। अगर मैं इसकी अंग्रेजी में बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया है कि ईस्ट एशिया अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्री आर अपसेट, जहाँ पे अनुपस्थित होते हैं वहां पे ये बात कर रहा है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जहाँ पे दूसरे ग्रो नहीं कर सकते वहां भी उग सकता है। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं की गई, इस तरह से ये 2 नंबर गलत हो गया। जैसे 2 नंबर गलत हो गया आपका, 1, 3 और 4 है वो आंसर आ जाएगा। पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है, तो यहाँ पे यही सब बात हो रही थी, ठीक है, ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। और अन्य बीजों को, अन्य जातियों के प्रकीर्णन में अंजीर की भूमिका है, तो ठीक है, ये यहीं पे तो बात कर रहा था इन सब की। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 1, 3 और 4 आपका जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कृषि पारिस्थितिकी के मूल में यह अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के जैविकता स्तरों और कार्य प्रणाली का अनुकरण करना चाहिए। ऐसी कृषि अनुकृति में मिक्स अपने प्राकृतिक मॉडलों की तरह उत्पादक, पीड़क प्रतिरोधी, पोषक संरक्षक तथा प्रघात और तनाव के प्रति समुत्थान से यानी रिजिलियंट हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, घूम फिर कर ये सब काम ही आता है, और पोषक तत्वों का अनंत काल तक रिसाइकिल होता है। कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य पोषक लूपों को बंद करना है, अर्थात मिट्टी से निकल चुके सभी पोषक तत्वों को फार्म यार्ड खाद्य के अन्य प्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग पेड़ नियंत्रण के लिए, इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को उर्वर बनाने के लिए भी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों में फसलों, पशुधन और फसलों के साथ वर्षों का एकीकरण भी होता है। तो देखो, इसमें अब ये पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी कृषि जो पद्धतियां हैं वो कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे बहुत 3, 4 नाम दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा इंटरलिंक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस दिए गए पैसेज में सबसे लास्ट की ये लाइनें पढ़ो। ये वाली पढ़ो, ये वाली और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये सबसे लास्ट वाली। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहा है कि पशुधन के साथ फसल के साथ कृषि। तो हम जानते हैं ना कि ये कौन सी कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है, जिसमें आप पशुधन भी कर रहे हो, फसल भी उगा रहे हो, कृषि भी कर रहे हो। तो मतलब 4 नंबर की तो यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा टफ है बट ट्रिकी है, हो जाएगा आपसे। तो जिसमें सबसे पहले 4 नंबर नहीं है, सबसे पहले तो उसको काटो। काट दिया। अब देखो सीन क्या है। अब देखो इसमें दूसरी चीज कि कहीं भी पूरे पैसेज के अंतर्गत उर्वरक सिंचाई की बात डायरेक्टली नहीं की गई है, या उर्वरकों की बात कहीं भी नहीं की गई है। आप यहाँ से शुरू कर लो, शुरू की लाइनें देखो। उर्वरक की बात कहीं भी बात नहीं हो रही, पीड़क प्रतिरोधी की जरूर बात हो रही है यहाँ पे, पर उर्वरकों के यूज की बात नहीं हो रही, फर्टिगेशन की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी नहीं हो रही है। ठीक है, पोषक तत्वों को फार्म यार्ड खाद्यान्न के अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः पहुंचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे खाद वगैरह की बात तो हो रही है बट उर्वरक सिंचाई की बात नहीं हो रही है, फार्म यार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फार्म यार्ड खाद के अनुप्रयोग जैसे की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अपन बहुत ढंग से देखें इसमें, तो जल संवर्धन की भी बात नहीं हो रही है पूरे पूरे पैसेज में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जल का तो मेरे ख्याल से कहीं भी जल तो कहीं वर्ड यूज ही नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहले 3 नंबर को काटो आप। ठीक है, जैसे आप 3 नंबर को काटोगे तो ये भी आपका कट गया। इसका मतलब क्या है कि 1, 4 तो सही है आपका। अब 1, 5 और 6 में आपको देखना है, तो 3 भी आपका क्या हो गया, देखो गलत हो गया ना, तो 3 भी गलत हो गया। अब पॉलीकल्चर और वर्टिकल फार्मिंग इन दोनों की बात है। ठीक है, पॉलीकल्चर क्या होता है, पॉलीकल्चर में बहुत सारी चीजों को एक साथ उगाना। लास्ट में एक साथ ये तो बात हो रही थी, लास्ट में सबसे लास्ट में इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक साथ में उगाना। ठीक है, पॉलीकल्चर वही तो होता है। तो इसका मतलब ये वाली बात तो यहाँ पे इनडायरेक्टली लास्ट के इन गिवन जो पैसेज है, इस गिवन पैसेज में यहाँ पे बात की गई है पॉलीकल्चर की। जबकि वर्टिकल फार्मिंग ऊर्ध्वाधर कृषि की कहीं भी बात नहीं की गई, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ये वर्टिकल फार्मिंग पहाड़ों वगैरह में होती है, और पहाड़ों वगैरह का तो जिक्र नहीं किया। इसका मतलब 6 नंबर भी आपका गलत है। 1, 4 और 5 जो है वो आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, सॉरी, 1, 4, 5 आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट होगा आपका ए। ठीक है, देन आइए आगे। न केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डेटाबेस जैसे अमूर्त डाटा के साथ कंप्यूटर का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ भी यह संबंध बढ़ रहा है। एक आधुनिक कार पहियों का एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे बार बार, फिर कंप्यूटर की बात हो रही है। एक विमान पंखों का एक कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर की बात हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। आगमन से सड़क चिन्ह और एमआरआई स्कैनर से लेकर के जो प्रोस्थेटिक और इंसुलिन पंपों तक वस्तु कंप्यूटर में शामिल हो गई, मतलब कंप्यूटर की बात हो रही है। इस बात का प्रमाण है कि उपकरण और इनके डेस्कटॉप समकक्षों की
तुलना में अधिक विश्वसनीय योग्य होंगे। हैकर पहले यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकर का दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि सबसे निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम से कौन दर्शाता है कि तो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और बार बार पूरा लास्ट में सबसे हैकर की बात हो रही है, सबसे पहले ऊपर किसकी बात हो रही थी, देखो कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, इन कंप्यूटर की बात हो रही है बार बार। देन यहाँ पे कंप्यूटर की फिर बात हो रही है, सबसे लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, मैंने आपको जिस स्किल सेट की जो पहली क्लास ली थी मैंने क्या कहा था कि या तो कीवर्ड ढूंढना या शुरू की 3-4 लाइनों में, आखिरी की 3-4 लाइनों में आपका आंसर होगा। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड को उन्होंने किससे जोड़ा, लास्ट की लाइनों से जोड़ा और बोला कि हैकर प्रमाणित कर चुके हैं कि सब जो है मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो सुरक्षित नहीं है। और पहला स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है कि कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया यहाँ पे पूरा वर्ड, तो इसको गलत करो। डेटा सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की, इसको गलत करो। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, पॉजिटिव हो सकता है पर एज इट इज मेंशन नहीं है। और निर्णायक निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष इसका यही है कि कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब भविष्य में अगर 2024 में अगर ऐसा कोई पैसा जाता है तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पीवाई क्यू जो होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनकी यही इंपॉर्टेंस होती है कि लाइक आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये जैसे इस बार कुछ नया सा दे दिया तो आपको लगेगा कि यार यार ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, ये तो नहीं होना चाहिए। बट आपको ध्यान में क्या आना है कि 2021 का जब मैं पेपर कर रहा था वहाँ पे ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत ही सिंपल सा जो स्टेटमेंट था वो इंटरलिंक करके उन्होंने दे दिया था सही, वही यूपीएससी ने सही माना था। तो यहाँ पर भी ऐसी संभावना बन सकती है। इसलिए जो आंसर का पैटर्न होता है वो आपकी इस बात में हेल्प करता है कि आप भविष्य में आने वाला जो पैसेज है उसको आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। गरीबी, असमानता, स्वास्थ्य और अस्वस्थता की दशाओं से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य विधि हाइजीन के ऊपर भिन्न भिन्न स्तर है, व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्वास्थ्य विधि। 3 विधियां इन्होंने बता दी। देन कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत सफाई रखने से संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है, किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया जो विज्ञापनों के आक्रामक प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती है और प्रबल होती है। पश्चिमी यूरोप का यह अनुभव दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि के साथ साथ वातावरणीय दशाओं में सामान्य सुधार तथा स्वच्छ जल व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों शिशु बाल मृत्यु संक्रमण की दरों में प्राप्त कमी आई है। हाथों को स्वच्छ जल के प्रति जुनून जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी लाता है, जिसे पारिस्थितिकी पर इसके नकारात्मक प्रभाव की अवहेलना होती है अथवा उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। इसमें प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी पूर्व धारणाएं हैं जो कि मान्य है। अब देखो कौन कौन सी मान्य है इसमें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे लोग जिन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य समुदाय का जुनून होता है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते। पूरे पैसेज में ऐसी उलझुल बात तो कहीं नहीं की गई है, फालतू का ये स्टेटमेंट है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आया था व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात हुई थी, बट ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मीन मीन टाइप की मतलबी टाइप की बात नहीं हुई थी। तो एक नंबर आपका गलत है, तो सबसे पहले आप एक को गलत करो। चौथा आपका स्टेटमेंट सही है, इसको देखना ही नहीं है आपको। एंड देन आपको तीसरा चौथा पांचवा देखना है, दूसरे को आपको फिर से नहीं देखना है, तो इसको भी गलत करो। ठीक है, ओके। स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है, एक तो ये स्टेटमेंट है। जन स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है जो संक्रामक रोगों के विरुद्ध लड़ाई के में वास्तव में कारगर है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य क्या बोलते हैं इसको, सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये देखो ये रही। ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज इसके साथ पांचवा जो स्टेटमेंट है इसके साथ एज इट इज लिंक कर रहा है। ठीक है, और बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा, ऐसी बात मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका 4 नंबर जो 4 और 5 जो है आपका स्टेटमेंट वो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो यूपीएससी कितना परेशान कर दिया आपको। सबसे लास्ट में उन्होंने आंसर दिया, शुरू के 3 स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओ। बट क्योंकि आप यूपीएससी विद्यार्थी के साथ अपना पैसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसी दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो फिर भले एग्जामिनर आपका कैसा सवाल क्यों ना पूछ दे, आप, मुझे पता है और पूरा विश्वास है कि आप इसको निश्चित रूप से सही करके ही आओगे। ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन भविष्य का सामना कर रहा है। समस्याएं कई हैं, जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं की अस्थिरता, ये समस्या नंबर 1 हो गई। देन सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली, खाना और पकाने के लिए आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच होगी। 2, अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संबंध में ईंधन के आयात में वृद्धि, नंबर 3 हो गई यहाँ पे। फिर बिजली की निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के परिणाम स्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी और अतिरिक्त आपूर्ति हो गई। केवल यही नहीं, भूमि, जल, वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय
विवाद, किंतु यह सब निराशाजनक भी नहीं है। बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन नीति पर चर्चा, ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के ठोस प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु साहसिक पहल, भले ही इनकी कोई संकल्पना तैयार नहीं है, तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं। इन्होंने ऐसा बड़ा सा एक स्टेटमेंट दे दिया, जबकि ये बहुत ईजी है कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होती हैं सामने, और ऐसे ऐसे करके परिवर्तन की आशा के कुछ संकेत है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि भारत की ऊर्जा निर्णयन की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर संबंधित रही है। पहली बात एक्सट्रीम है, दूसरी बात नॉट मेंशन है, गलत करो। भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है। अत्यधिक सुसंगत है। अत्यधिक सुसंगत है। एक सेकंड, गलत कर दिया, गलत कर दिया। और यूपीएससी ने यहीं आके उठा के पटक दिया कि अरे जी रुको, हम बताते तुमको। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन में पढ़ो। भारत के ऊर्जा निर्णयन की प्रक्रिया सदैव सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग पक्ष की उपेक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इस तरह की तो चुनौतियां हैं। ठीक है, देन उन्होंने ये लिखा कि बढ़ता हुआ ऊर्जा दक्ष कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन की नीति पर चर्चा, ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा साहसिक पहल, भले इनकी संकल्पना पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसकी चीज देखो कि भारत में अभी तक क्या है कि ऐसी कोई जो थियरी है वो अभी तक इन्होंने प्रिपेयर ही नहीं की है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको अंग्रेजी में देखूं तो, इसको अंग्रेजी में देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इवन इफ नॉट फुली कंसेप्चुअलाइज्ड। ठीक है, अभी ऐसा कोई कंसेप्ट भारत के पास तैयार ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? फिर भी हालांकि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं, ऐसी बात है, बट ऐसी कोई संकल्पना जो है भारत के पास तैयार ही नहीं है। अब पहला जो स्टेटमेंट है, सबसे ये पूछ रहा है कि सबसे निर्णायक संदेश क्या है, तो भारत की ऊर्जा निर्णयन की जो प्रक्रिया है सदैव जटिल और अंतर संबंधित रही है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है, कि लास्ट की ये जो दो लाइनें है ना, पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, मतलब एक्सट्रीम है यहाँ पे, और ये इसको इन्होंने एक्सट्रीम बनाया। तो वो पढ़ने में इसलिए मुझसे गलती हुई क्योंकि ये पूरा जो वर्ड है ये मैंने नहीं पढ़ा था यहाँ पे, और सदैव जो है वहाँ पे एक्सट्रीम है। तो जब दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, तो दोनों के दोनों हमेशा सही जाते हैं, और यही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो रहा है। फिर भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत, सुसंगत ही तो नहीं है ना, सुसंगत ही तो नहीं, इसलिए तो ऊपर दिक्कत आ रही है इतनी। वैसे तो इसी बात पर है। और भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी जो कार्यवाही है उसकी व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए अभी अनुकूल नहीं है। ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, नॉट मेंशन है। देन भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है, द सप्लाई पे डिपेंड ज्यादा काम करती है, नॉट मेंशन है। ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। तो मेरे कहने भर का मतलब ये है कि आप अगर इसको गौर से देखोगे ना, तो भले ही पहला स्टेटमेंट जब वो एक्सट्रीम हो सकता है आपको दिखने में, बट नोट मेंशन काम नहीं करता है, क्या करता है कि नहीं करता, तो काम बिल्कुल कर रहा है। ये एज इट इज चीजें यहाँ पे नहीं दी गई, ये भी नहीं दिया गया है, बट पूरी संकल्पना यहाँ पे तैयार नहीं है, कंसेप्चुलाइज नहीं है अभी ऑलरेडी। तो इसका मतलब कि क्या है कि इसकी प्रक्रिया सदैव जटिल रही है, एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड रही है, क्योंकि चीजें आपस में गुंथी हुई रही है, आपस में एक साथ जुड़ी हुई रही है। जुड़ी हुई चीजें कहाँ पे रही है, ये देखो, इन्होंने ये तो बताने की कोशिश, तीन चार जो आयाम हमको यहाँ पे दिए, ये आयाम इसी चीज को तो व्याख्या करते हैं, है ना, ये वाली चीजें जो, और यहाँ पे इसको इंटरलिंक कर किया गया आपस में। ठीक है, तो लास्ट की लाइनों में आपका आंसर आता है, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या कि बहुत घुमा फिरा करके दे दिया, तो इसलिए इसमें केवल ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा उस गलती के लिए, माफ करिएगा, भूल चूक माफ। अब आइए आगे। कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स वृद्धिकारक, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में पोल्ट्री और अन्य पशुधन को खिलाई जाती है। इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे सुपरबग और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो बहु औषधीय औषधियों के लिए प्रतिरोधी और जो मनुष्य के लिए भी प्रवेश कर सकते हैं, मनुष्य में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने कुक्कुटों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया है। 1990 के दशक में जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक वर्धीकारक यानी जो ग्रोथ प्रमोटर एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई है, प्रमुख सूकर मांस निर्यातक का कहना है कि अत्यधिक संख्या में सूकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं, ऐसी इन्होंने बात की है। ठीक है, तो देखो, लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए, नॉट मेंशन, ऐसी बात नहीं की है, ऐसा कोई निर्णायक संदेश नहीं, कोई मैसेज क्या इस पूरे पैसेज का, तो ये कोई मैसेज थोड़ी है, नहीं, बात ही नहीं की इन्होंने ऐसी। फिर कह रहा है कि पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थानों पर पौधे से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, नॉट मेंशन, ऐसी तो बात है नहीं कि पशुओं के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है।
पशुओं सॉरी पर जो एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को प्रतिबंध कर देना चाहिए। नहीं भाई, इतना ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कहीं भी पूरे स्टेटमेंट में पूरे पैसेज में बात ही नहीं की गई है। ठीक है, इस पे चिंता व्यक्त की गई है, ये नहीं कहा गया कि एंटीबायोटिक को बंद ही कर दो। प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए किया जाना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, ये वाली बात सही है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये केवल है, इसको ये बहुत सकारात्मक है यहाँ पे। जैसे ये मैं ये कहूँ कि मुझे केवल साफ पानी ही पीना चाहिए, तो आप कहोगे आप केवल बोला है, गलत है, क्यों? ऐसा नहीं होता भाई, केवल का मतलब है कि मुझे साफ पानी ही पीना है, मैं गंदा पानी क्यों पीऊंगा, साफ ही तो पीऊंगा ना। तो ये उस तरह का केवल है। ठीक है, तो एनी है, केवल, एकमात्र, ओनली, ये सब हमेशा नेगेटिव नहीं जाते। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ही होता है बेचारों का इनका। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट आपका वो सही हो जाएगा, और बात सही भी है स्पेसेस के अकॉर्डिंग। इसी के तो बात कर रहा है ना ये कि लाइक, ठीक है, आप इसलिए मत दो कि आपको दूध ज्यादा बढ़ाना है या मांस की ज्यादा लाइक वो करना है, नहीं, सिर्फ इसलिए उनका यूज करो ताकि अ, सिर्फ रोगों के उपचार के लिए उनको लाइक यूज में लाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्माता और जनसंचार माध्यमों यानी मीडिया ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है। एक सेकंड। ठीक है, दोषी ठहराया है। फिर लिखा गया कि जिसमें ईंधन की उच्च कीमत प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम की खाद्येतर पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग शामिल है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अत्यधिक बल दिया गया है, और इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के आसपास की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं। खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्य का एक कारण तेल उत्पादक देश है, तेल उत्पादक देश है। पूरे पैसेज में कहीं भी जो जितने भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका वर्णन है क्या? नहीं है, गलत करो। निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट जो उत्पन्न होता है तो वह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होगा। कहीं भी ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बात की गई है क्या? उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि फिर भी सर्वाधिक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। खाद्य संकट हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा ये। मांग में वृद्धि पर बल दिया गया है, ये ऊपर से लिंक करके इसकी बात कर रहा है। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। बट इन्होंने एज इट इज क्या लिखा है कि इस निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होगा। वह उभरती हुई इन अर्थव्यवस्थाओं में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 23 की अगर बात की जाए तो ये चीज नॉट मेंशन है ना। निकट भविष्य में इस तरह की तो कोई बात भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये भविष्य की बात कर रहा है कि उभरती अर्थव्यवस्था अगर कभी भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसा होता है। और यहाँ पे ये इस चीज पे बात कर रहा है कि उभरती अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया, क्योंकि संभावना बनती है कि संकट हो सकता है, ये इसी संभावना जता रहा है। और ये इस बात का दावे कर रहा है कि होगा तो इन्हीं में ही होगा, तो दावा तो नहीं कर रहा ना, यहाँ पे सिर्फ संभावना जताई गई है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि यह सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था में हो सकता है तब ये स्टेटमेंट सही होता। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लाइक सकता है, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना व्यक्त कर रहा है, जबकि यहाँ पे इसको एक्सट्रीम बना रहा है। तो इस तरह से इसमें डी आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत सही होगा। न तो केवल एक है, न ही दो, इसमें कोई भी जो कथन है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश आय में वृद्धि को महत्व देना है, जिसका आशय जीडीपी में वृद्धि से सिद्धांततः बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सर्जित करती है। जब किसी ऐसे देश की आय में वृद्धि होती है जिसकी जीडीपी का स्तर कभी निम्न था, तब परिवार, समुदाय, सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग रखने में उत्तरोत्तर समर्थ होते हैं। आज विकास जो डेवलपमेंट लेक्सिकन में जीडीपी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है कि यदि कोई आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करता है तो हम जान जाते हैं कि उनका आशय जीडीपी में वृद्धि से है। और उस उपयुक्त परिच्छेद में पूर्वाधारणाएं कौन कौन सी मान्य है? तो बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश में बनने के लिए अनिवार्य है। अगर आप पैसे भी नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप बोलोगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नोट मेंशन है। और बढ़ती हुई जीडीपी सभी ऑल परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित कर रही है। आप ये कभी कर ही नहीं सकते कि बढ़ती जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण, यानी कि सब में बराबर इक्वली आप इसमें बांट रहे हो, नहीं कर पाओगे भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। गरीब
और अमीर का जो भेद है वो बना रहेगा, आप उस अंतर को नहीं पाट सकते। डी इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो। किंतु यदि वे एक दूसरे से धर्म का आकलन कर एक दूसरे के धर्म का आकलन करेंगे ना, तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो। यानी एक एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति वो दूसरे के व्यक्ति के धर्म की काट करेगा और अपने अपने धर्म की दोनों क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है या तो, या फिर संपूर्ण विश्व गलत है, ऐसी धारणा बनती है। उससे पूछ रहा है कि सर्वाधिक तर्कसंगत पूर्व धारणा इसमें कौन सी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लॉजिकल पूछा, रेशनल नहीं पूछा। ठीक है, सॉरी, इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, इन्होंने मोस्ट, हाँ, लॉजिकल अजम्पशन पूछा है, रेशनल नहीं पूछा अजम्पशन। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? नोट मेंशन ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय का क्या करे, प्रसार करे। नहीं भी, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते, अपने को तो समझते ही है ना, दूसरे को नहीं समझते, दूसरे को गाली देते हैं। नोट मेंशन। धार्मिक संप्रदाय में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, ये वाली बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कि थोड़ा मार्मिक टाइप का ये जो है आपका यहाँ पे पैसेज था, इसका आंसर भी मार्मिक टाइप का गया है। दो व्यक्तियों की तो बात हो रही है ना, धर्म की बात अगर कोई करेगा तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति करेगा ना। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति जब धर्म की बात कर रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पे व्यक्तियों व्यक्तियों की बात जब हो रही है तो धार्मिक संप्रदाय में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की तो प्रवृत्ति होती है। इसलिए तो ये दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और एक दूसरे को गाली देने का मतलब है कि उनके बीच में आपसी एकता नहीं है, एकता का उनमें अभाव है। तो इसमें इस तरह से सी जो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आओ आगे। यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि, लॉ की अवहेलना, उल्लंघन को प्रजा की नैतिकता पर उतना ही नहीं मढ़ा जा सकता जितना कि डोमिनियन की बुरी स्थिति पर, उस अधिराज्य की बुरी स्थिति पर। क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है, किसी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से न तो प्रयास किए थे और न ही उस पर विचार करने की अपनी कोई विधि है बनाई है, और इसलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकारों को बेहतर बनाने में विफल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में राजद्रोह है, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य है प्रत्येक राज्य में। फिर बात कर रहा है कि किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए सोवरिन उत्तरदायी होता है, न कि जनता। नोट मेंशन। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और गुड सिटीजनशिप के लिए विधि, जिसमें यहाँ पे लो है, और लोगों के द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना असंभव है। नोट मेंशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज नोट मेंशन, और प्रैक्टिकली भी नोट मेंशन है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, तो इसको गलत करो, इसको गलत करो। अब ए और सी की जहां पे बात की जाए तो आप सोच के देखो कि आपने मान लो पैसेज भी नहीं पढ़ा हो, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मोर प्रैक्टिकल है, कौन सा ज्यादा लाइक बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे इंगित कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि प्रत्येक राज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन है वो अपरिहार्य है प्रत्येक राज्य में। यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि के अवहेलना तथा उल्लंघन को प्रजा की नैतिकता पर उतना नहीं मंडा जा सकता जितना कि डोमिनियन की बुरी स्थिति पर। तो एज इट इज, ऐसा तो कुछ यहाँ पे इन्होंने पैसेज में बात ही नहीं की है, इसका मतलब ये क्या पे क्या है, नोट मेंशन है। और 32 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंग्रेजी में एक वर्ड दिया गया है, इनइवेटेबल। ठीक है, ये जनरली एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ड्रास्टिकली होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे बड़ी बात कर रहा है, ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है, ज्यादा इसमें आयाम है, तो इस तरह से आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि वह सभी नागरिक समान है। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहे तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है, इसलिए प्रजाति, सजाति, लिंग, सजातीयता, निःशक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि इनमें से कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषता अथवा प्रतिभा होती है, जैसे इनमें कुछ एक व्यक्ति कुशल
क्रिकेट खिलाड़ी, प्रतिभाशाली संगीतकार और विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं और अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। ठीक है, तो पूर्व धारणा इसमें से पूछिए तो देखते हैं क्या है। समानता जो है वो लोगों के समाज के बहुविध व्यवहार में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। कोई दो ही यहाँ पे सही है। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है, नोट मेंशन है। सबसे पहले तो 2 नंबर को काटो, कहाँ है 2 नंबर, इसको काटो सबसे पहले। 4 नंबर आपका सही हो गया। सभी नागरिकों के लिए समान होने का विचार ऐसा है कि जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। और समानता लोगों के समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की पूर्वापेक्षा, ये इसी की तो बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसकी बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका कौन सा 1 और 4 जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे गलत है। सभी नागरिकों की बात हो रही है। समान होने का विचार ऐसा है कि जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है, आप जानबूझ करके आप इसको गलत बना रहे हो। कैन नॉट है वर्ड यूज हो रहा है तो गलत हो जाएगा। आगे पूछा कि इसको मर्म पूछा कि मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। अलग तंत्रीय शासन तात्कालिक धन प्राप्ति के लिए सावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनिष्ट करता है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनिष्ट करता है। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में यह सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वे उत्तम शासकों और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग पर चयन कर सके। लोगों में समझ नहीं होती है कि वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाकारी शासन होता है। प्लेटो भाई साहब ने ये वाली बात कही थी। मरम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की? अभिजातीय शासन की बात करी, अलपतंत्र शासन की बात की, देन लोकतंत्र की बात हो रही है यहाँ पे, देन समान अधिकारों की बात हो रही है। फिर आगे अगर बात की जाए तो विनाशकारी कौन बन जाता है? व्यवस्था बन जाती है क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं है। उत्तम शासकों की बात हो रही है, विवेकपूर्ण मार्ग का चयन की बात हो रही है, देन लोकतंत्र निरंकुश शासन स्वेच्छाचारी है, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, मरम पूछा है इसका। तो मरम की अगर बात की जाए 34 में, तो देखें अगर अपन, तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है। सभी नागरिकों की शिक्षा एक पूर्ण कार्यात्मक धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित कर रही है, नोट मेंशन। शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर्निहित होती है, नोट मेंशन। इस तरह के वर्ड जब भी देखो ना, अपरिहार्य, बुराई है, ये है, वो है, ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट, तो इसमें आपका जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ये अंग्रेजी में अगर इसकी बात की जाए तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डेटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप अपने बेसिक प्रिंसिपल से हट जाओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है ना। तो इसी चीज की बात कर रहा है यहाँ पे। लोकतंत्र वगैरह की बात हो रही है, लोकतंत्र शासन की बात हुई थी, तो अलग अलग शासनों की बात हो रही थी, लोकतंत्र, निरंकुश शासन, स्वेच्छाकारी, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर आइए आगे। नैसर्गिक राज्य में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता जिसे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जाए, क्योंकि प्रत्येक केवल क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य में रहता है वह केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है और अपनी ही पसंद के अनुसार, जहां तक कि उसके अपने लाभ का संबंध है, अच्छे या बुरे निर्णय करता है। स्वयं को किसी भी लॉ के अंतर्गत अपने सिवा किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता है। और इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। केवल सिविल राज्यों में ऐसा संभव है जहाँ सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे का निर्णय किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा के प्रति उत्तरदायी मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्या सही है क्या गलत है, ये अवधारणा राज्य के निर्माण के अस्तित्व में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो 2 लाइनें हैं इसी चीज को तो इंगित कर रही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना।
तो यहाँ पे आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। ये यहाँ पे कह रहा है कि नैसर्गिक राज्य में अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती, केवल सिविल राज्य में की जा सकती है कि सामान्य सहमति से, क्या यानी कि अपराध में क्या सही है क्या गलत है ये अवधारणा राज्य के निर्माण के अस्तित्व में ही तो है। और मूल विचार को सर्वोत्तम रूप से पूछा तो बहुत ही लाइन से हट करके यहाँ पे आंसर बताने जाना है। क्या सही है क्या गलत है इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता, कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। प्राधिकारी निर्णय लेगा कि नहीं लेगा ऐसी तो कोई बात ही नहीं, राज्य की बात हो रही, राज्य डिसाइड करता है तो नोट मेंशन है। प्रत्येक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नैतिक स्वार्थी होता है, सॉरी नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नैतिक स्वार्थी होता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। आदमी सही भी तो हो सकता है। क्या सही है क्या गलत है यह विचार मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है? नहीं, मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए यह आवश्यक नहीं है। ऐसी बात, ऐसी एक्सट्रीम बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। पहला जो स्टेटमेंट आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे बात की गई है कि आसन भविष्य में कई जो टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक और औषधीय उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों, चालक रहित कारों का जो कमोडिफिकेशन देखेंगे, इसमें विकट समस्या उत्पन्न होती है। इस नैतिक प्रश्न का प्राय विचार किया गया है कि चालक रहित कार नियम और न मानने वाले जो जेव वोकर है को टक्कर मारने अथवा अचानक ही को मुड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के लिए निर्णय कैसे लेगी? इसका उत्तर दोनों है, सरल और मानव जीवन को बचाना और जटिल भी। जितने कोण पर कार को मुड़ना चाहिए, क्या केवल उस नियम को न मानने वाले पदातिक को बचाने भर या उससे अधिक? यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय आर्य सरकार करेगी, कैलिफोर्निया में मौजूदा कार का मूल कूटलेखा जिसने कार को डिजाइन किया है, या फिर हैदराबाद में मौजूदा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसने कार का निरीक्षण किया है? तो मतलब जिम्मेदार कौन होगा इस चीज के लिए? यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम फाइनल आर्ट होंगे तो यह ट्रांसनेशनल निर्णयों सहित बीमा और निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह से प्रभावित करेगा? सबसे विवेकपूर्ण पूछा, युक्ति युक्त पूछा, व्यवहारिक पूछा, निहितार्थों से पूछा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि विवेकपूर्ण वर्ड जहां भी आपको देखे आपको उसको मानव जीवन से संबंधित करके उसको जोड़ कर देखना है, और एक्सट्रीम नॉन मेंशन वाला जहां भी देखे आपको उसको काट देना है। अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। क्यों भाई? ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन की बात हो रही है। गलत हो गया। जैसे ही आप एक नंबर गलत करोगे आपको 2, 3 और 5 आंसर आ जाएगा। 2 कह रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही है। ठीक बात है। नवाचार और प्रौद्योगिकी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। और भू राजनीति को नई को कई अस्पष्टता और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा। ये जो यहाँ पे ये जो अस्पष्टता दी गई है ना, ये वाला जो इतने सारे ढेर सारे जो क्वेश्चन मार्क डाले थे, इन सब की बात कर रहे थे, हो जाएगा। सप्लाई चेन डेवलप करना चाहिए, ये वो सब प्रत्येक देश को, इन सब की ऐसी कोई बात यहाँ पे हो नहीं रही है जनरली। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपका 2, 3 और 5 सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है इनकेस, अगर आपको लगता है कि 2, 3 और 5 भी सही किए हुए हैं, तो आप सबसे पहले इस एक नंबर स्टेटमेंट को देखिए। जैसे ही आप इसको गलत करोगे, इस स्टेटमेंट को गलत करते ही आपका जो आंसर है वो तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में इस पैसेज को देख ले, छोटा है। भारत देख लेते हैं। भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है, और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा मौद्रिक को या राजकोषीय दूसरी शाखा के समर्थन के बिना स्वतंत्र कार्य जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है। उप सिद्धांत कौन सा इसमें जो है इसके उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है? तो वो तो obvious सी बात है ना कि जो केंद्रीय बैंक है सरकार से स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर सकता। इसी की तो बात कर रहा है, स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत में आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों को आर्थिक कल्याण को बढ़ाना। कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगी। उसकी कोई संस्था होगी। ठीक है। संस्था की बात यहाँ पे विंग शाखा की बात आ गई। राजकोषीय, राजकोष का संबंध किससे होता है? भारत सरकार से होता है। तो यहाँ पे सरकार और बैंक की ही इनडायरेक्टली बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सी हो जाएगा। सरकार को वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थाओं का सघन विनियमन करना चाहिए। सघन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नोट मेंशन है, गलत हो जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों के संगत नहीं है। नोट मेंशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। और लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट मोर डाइवर्सिफाई कौन सा है? ये वाला है। गिवन ज्यादा ये है ना। ठीक है। अब आओ आगे। दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता जो कोड के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए तो वह अनर्जक संपत्ति यानी एनपीए स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद यह संहिता भावी ऋण चक्रों में बैंक बहियों को क्लीन अप करने में सहायक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पंजीकरण भी बैंकों की गुंजाइश यानी कैपिटल कुशन को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। किंतु अशोध्य कर्ज का समाधान और री रजिस्ट्रेशन होता है क्या, पंजीकरण या पूंजीकरण, तो कैपिटलाइजेशन, इस समाधान का
एक अंग मात्र ही है, क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। और जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत नहीं किए जाते हैं, तब तक भावी ऋण चक्कर बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन जो मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए। सघन ब्याज की दरें नियमन रखनी चाहिए, जिससे कि अधिक ऋण देने और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने और इसके जरिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रेरित किया जा सके। कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और इसके खराब निष्पादन को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक समस्या है। जो असौदे जो ऋण है की समस्या के लिए दीर्घकालिक बैंकों का समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ये यहाँ पे बात कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है, और ये इसलिए फिट बैठ रही है कि लास्ट की जो लाइन है ना, तीन, ठीक है, आधारणीय ऋण के समाधान की असौदे ऋण, ये जो देखो यहाँ पे एज इट इज, ये जो लाइन है इसके साथ एज इट इज मेंशन है कि नहीं मेंशन? तो मैं तो जो मेंशन होता है उसी की बात करता हूँ, भी मैं तो लीक से हट के कभी कुछ बताता ही नहीं। और इसीलिए यूपीएससी विद्यार्थी अरिजीत के द्वारा कराएगी सी सेट की जो कॉम्प्रहेंसिव की जो प्रैक्टिस है वो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट होती है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक वाला बटन दबा दो। ठीक है। ठीक है, तो जाओ बटन दबाओ पहले, फिर उसके बाद में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो एज इट इज जो लिखा गया है वही आपका आंसर जाएगा, और यूपीएससी ने बड़े गर्व के साथ इसका कौन सा इसका आंसर जो है डी माना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अरिजीत भी यही करने वाला है। चलिए ठीक है, मजाक की बात अलग है। आइए आगे। मेरे ख्याल से अभी ये लास्ट यहाँ पे चल रहा है अभी 2021 के पैसेजेस में। हार्वर्ड और एमआईटी जैसे जो यूनिवर्सिटी जो है वो पेरोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा होने के बावजूद फ्लिप्ड क्लासरूम प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं, जहां विद्यार्थी अपने घर बैठे व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा आदि करते हैं। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं, आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं, अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को स्पष्ट प्रतीत होते हैं, और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हो। इन विश्वविद्यालयों ने अपने वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा किया है। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि केंद्रीय विचार क्या है इसका। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ो कि विषय वस्तु में कोई भी कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये इस चीज की यहाँ पे बहुत सारा बात हो रही है। ठीक है, निःशुल्क यहाँ पे ये कह रहा है ना, ये निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध हो रही है, पैकेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि विषय वस्तु में कोई कमी आए बिना उच्चतर शिक्षा के लिए कम व्यय में ज्यादा सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जाए। तो एज इट इज यहाँ पे लिखा गया है। फिर पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑनलाइन पद्धति से विद्यालयों की क्षमता बेहतर होगी। ऐसे यहाँ पे कोई पूरे पैसेज में कहीं भी इसने दावा नहीं किया है कि इससे बेहतर होगी, दावा नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। और इसके अलावा उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, फल फूल सकते हैं, नॉट मेंशन है। और हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारित संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों निवेश की आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा, निवेश के ऊपर ठीक इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं, तब भी हम अगर निवेश नहीं होगा तब भी हम प्रैक्टिकली भी सोचे देखो ना, कि अगर आप निवेश ही नहीं कर रहे तो आप कैसे मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर लोगे, नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लास्ट की 5-6 लाइनें, इनमें इसका आंसर है कौन सा, बी। फिर आगे आइए, हमारे नगर जो है जनसंख्या कितने पैसे अभी दो हैं क्या। जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद्य है, और इसके अतिरिक्त इसमें जलवायु सॉरी इसमें जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, किंतु हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली ऐसी विकसित नहीं की है। जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान 65% है, किंतु जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि संधारणीय समाधान होने के लिए अति आवश्यक है। हमें योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, और ऐसे परिस्थिति की तंत्र का सर्जन करना होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सार्वजनिक सॉरी 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 सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष कौन सा है। तो हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को होना आवश्यक है, नोट मेंशन। क्योंकि कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पे बात नहीं की है इन्होंने, ठीक है, तो ये नोट मेंशन हो जाएगा। देन अगर आगे बात करें तो निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के प्रयासों में बाधक है। जनसंख्या घनत्व की बात ही नहीं कर रहा कि वो संधारणीय विकास के बढ़ने में बाधक है, बात नहीं कर रहा, तो इसको गलत कर दो। देन आगे अगर हम बात करें तो हमारे नगरों के रख रखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। संधारणीयता वर्ड पॉजिटिव होता है, पूरा स्टेटमेंट भी अपने आप में पॉजिटिव है। रखरखाव विकास की आवश्यकता है, ऐसी ही यहाँ पे ये बात कर रहा है। समाधान संधारणीय समाधान ढूंढने की आवश्यकता है,
यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा है, इट मीन्स आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और भारत की आधारिक संरचना और संधारणीयता संबंधी समस्याओं के विकास के लिए विकास की जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति है, जो पद्धति है वो व्यवहार्य दीर्घावधि समाधान है, लॉन्ग पीरियड वाली है, ऐसा यहाँ पे नोट मेंशन, नोट नहीं लिखा गया, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देन आइए आगे। कितना पैसेज है, पहले तो इकट्ठे आ रहे थे, ये दो दो करके गोली दे रहे हैं अब भाई साहब। क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ काल तक लोक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? क्वेश्चन मार्क। जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। बाजार, एक व्यक्ति एक मत वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं जैसा कि लोकतंत्र में होता है, क्योंकि व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है उसकी यह उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति, मांग और आपूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और, तो नीला रंग इतना ओवरलैप कर लेता है ना इसको। एक्चुअली मैंने कर्सर ये सॉरी ये इसका हाइलाइटर का कलर रेड कर दिया आज, तो ब्लू यूज कर रहा था, उतना ओवरलैप करता है भाई। वेवलेंथ, आवर्ती तरंग दैर्ध्य, पता नहीं जो भी होता है वो ज्यादा होता है ना ब्लू का। बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। बाजार में जिनकी मांग है, ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत असक्षम होते हैं, अथवा उनमें कौशल विकसित करने में काफी समय लगता है। बाजार नौकरियां सृजित करके अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा से ही बेरोजगारी और विस्फोट का साक्षी रहा है। पूर्व धारणा इसमें कौन कौन सी मान्य है? अ, आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि ताकि वो लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। नोट मेंशन, नोट मेंशन है, नोट मेंशन, कहीं भी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की गई है। ठीक है, एक गलत करो, एक गलत करो, 3 नंबर सही है। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। बाजार सुनिश्चित करते हैं प्रभावी बनाने के लिए लोकतंत्र को, आर्थिक वृद्धि को। ऐसा इस पूरे पैसेज में कहीं भी बाजार की, मार्केट की, इन सब की कहीं पे बात की गई है? सोच के देखो, डायरेक्टली बात की गई है कि बाजार जो वो नौकरियां सृजित करके 100 लोगों की भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा से बेरोजगारी विस्फोट का साक्षी रहा है। क्योंकि पूंजीवाद जो है हमेशा से क्या करता है, बेरोजगारी को जन्म देता है। और यहाँ पे ये तो बात हो रही है कि आर्थिक वृद्धि को बाजार कैसे सुनिश्चित करे, नहीं ना, स्टेटमेंट गलत है। केवल 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एज इट इज पहले बात तो मेंशन नहीं है, जो इनडायरेक्टली लिखा गया है वो इस चीज को गलत ही सिद्ध कर रहा है, जो 2 नंबर दी गई है कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त जो आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं वो नहीं करते हैं भाई। ठीक है, बाजार का सगुन है। बाजार में जिनकी मांग होती है ऐसे लोग सामान्यतः गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र प्रभावी तो बन ही नहीं सकता, और यहाँ पे ये कह रहा है कि पूंजीवाद ने तो हमें सही गड़बड़ की है। फिर हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिक, गणित, इतिहास और हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है उसको सब के बारे में पढ़ाते हैं, जिन्हें जानने की आवश्यकता है, किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी की तरह फैले जाति भेद की कड़वाहट के बारे में, हमारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, विकल्प के रूप में निरीश्वरवाद की संभावना आदि के बारे में शिक्षा देते हैं? यहाँ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने की शिक्षा देते हैं, उन्हें केवल निष्क्रिय रहकर हमारे पर ज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं? विद्यालय की जो संवृत कोकुन दुनिया से निकलकर अचानक ही किशोरी या किशोरी स्वयं को विश्वविद्यालय के उन्मुख दुनिया में पाता या पाती है? क्या यह विचारों पर और विचारधाराओं के द्वंद्व में बह बह जाता या जाती है? यह संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है, जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया है। ठीक है, सही बात भी है। अब आगे क्या कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय विचार सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो जो विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों को अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है, नोट मेंशन। पाठ्यक्रम की यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। शैक्षिक उपलब्धियों में बल, ठीक है, थोड़ा पोस्ट पोस्ट साउंड कर रहा है, होल्ड करो। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयार होना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नो ही नोट, आप शिक्षा को इसलिए कैसे सिर्फ कर सकते हो कि सिर्फ शिक्षा ही ऐसा करेगी, नहीं ना। विद्यालय की बाहर की दुनिया से भी तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि विद्यालय की बाहर के भी एक दुनिया है, ठीक है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, विचार, प्रभाव, विचारधारा, इन सब की बात कर रहा है, यानी कि विद्यालय से बाहर आ गया है, तो इसका मतलब दोनों सी सी तो गलत होगा। बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षिक वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की भी मांग करती है। वही वाली बात है ना जो यहाँ पे बताया कि ये लास्ट के जो पैसेज है, जो लाइन है ना 3 4, ये इसी की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट की, ये। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी जो है वो
सही हो जाएगा। ठीक है, देन आओ भाई साहब आगे। ठीक है, अब दो बचे हैं तो कर ही लेते हैं अब। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद कुछ ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से ज्यादा हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है, क्योंकि जहां सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें सिमेटिक असत्य माना जा सकता है, अर्थविषयक माना जा सकता है। यानी मैं झूठ बोला हूं तो किसी वजह से बोला हूं, कि जहां मेरा झूठ बोलना भी गलत नहीं है। उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में सत्य होता है जो कमोबेश सोचा समझा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या बोला गया यहाँ पे, इस पूरे पैसेज में किसकी बात कर रहा है। तो सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति, ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। असत्य बोलने के संबंध में सहमति नहीं है, सत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के संबंध में असहमति नहीं, इसकी भी बात नहीं कर रहा, झूठ भी बोलना चाहिए बट परिस्थितियों के हिसाब से। सत्य के बोलने के बारे में असहमति नहीं, सत्य तो बोलना ही बोलना है भाई, बट कभी कभार की बात कर रहा है। तो सबसे लास्ट वाला जो ज्यादा मोर डाइवर्सिफाई आंसर यहाँ पे चला जाएगा। कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुधा पाई जाती है, तो लोगों सत्य को असत्य के साथ समीप साभिप्राय मिश्रित करना। यानी इसको अंग्रेजी में देखोगे आप तो लिखा गया है कि इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद फॉल्स। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर आपका वो सही हो जाएगा। असत्य को मिश्रित करना नहीं, गलत बात। तथ्यों का मिथ्याकरण, ये तो गलत हो जाएगा। संपूर्ण सत्य को पूरी तरह छिपाना नहीं है, लाइक उसको किसी लॉजिक के साथ, लाइक पर्टिकुलर आपके पास कोई रीजन तो होना चाहिए ना। ठीक है, इंटेंशनली आप उसको मिक्स कर रहे हो तो बट किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ आप उसको मिक्स करो। ठीक है, तो 20 में सही हो जाएगा। और मध्य युगीन व्यापारी चीन के बाजारों तक पहुंचने के लिए सिल्क रोड के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले जो पुर्तगाली जादुओं ने ज्ञान की अपेक्षा स्वर्ण और मसालों की खोज में परिचित विश्व की सीमाओं से परे यात्रा की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रहा है। विज्ञान और जिज्ञासा कमजोर प्रेरक है, चाहे सौरमंडल हो अथवा अंतरातारकीय अंतरिक्ष। आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है। ठीक है, और संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। तो सर्वोत्तम सार इसका पूछ रहा है। तो किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन सृजन होना चाहिए, नोट मेंशन प्लस एक्सट्रीम। क्यों में धन कमाना है, क्यों है ऐसा पैसेज में नहीं लिखा गया है। अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वह सौरमंडल में विद्यमान अंतरिक्ष हो या अंतरातारकीय अंतरिक्ष हो। नोट मेंशन, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। अंतरिक्ष क्यों करेगा भाई बेचारा। कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहारिक धन सृजन का आधार होता है। और मनुष्य सामाजिक सॉरी कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। मनुष्य मुख्यतः आर्थिक फलों के लिए नई सरहदों की खोज के लिए प्रेरित रहता है। तो यहीं पर ये तो बात हो रही है ना कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ज्ञान की अपेक्षा सोना और मसाले की खोज के लिए क्या विश्व की परिचित सीमाओं से आगे खोज की। सोना पैसा देता, मसाला पैसा देता। ठीक है, और संसाधनों की खोज की प्रेरक के लिए, किस शब्दों की खोज के लिए प्रेरक रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से देखे। तो ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें 71 में आई गेस सी जाना चाहिए। हाँ, इसमें सी ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो लाइनें है ना यहाँ पे, ये जो लाइनें आपकी, मैं इसको भी ठीक कर दे, अब भी ठीक कर देता हूँ ना। अब भी ठीक करके देता हूँ। तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया ना, इसके साथ देखो ठीक कर दिया। तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि यूपीएससी विद्यार्थी जो बताता है वही सही जाता है। तो ये सही चला गया आपका। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, इसमें सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सफलतापूर्वक हमने ये 2021 वाला पेपर लगभग इस 1 घंटा की वीडियो में पूरा कर लिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिवीजन करो, बार बार मैक्सिमम रिवीजन करो। ठीक है, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। टैक्टिक को समझो, एग्जामिनर कैसे आंसर दे रहा है उस टैक्टिक को समझो। वो टैक्टिक आपको अगर याद रहेगी, आप अगर आपने एग्जामिनर के माइंड को रीड अच्छे से कर लिया, तो आप अच्छे से क्या करोगे, इस बार जो भी एग्जाम होगा 2024 वाला, उसमें कैसे आंसर टिक करना है, भले ही आपको नया आ रहा हो, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जामिनर हर साल उन्हीं चीजों को फॉलो करता है, बस आप उसके माइंड को रीड नहीं कर पाते हो, कमी वहीं आती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को रीड करो अच्छे से। ठीक है, आंसर आएगा आपका अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।